दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारतीय संविधान में प्रदत्त केंद्र राज्य विधायी संबंधों की, यानी सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, किसी भी संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम का सीधा अर्थ होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का विभाजन। हाँ, अलग अलग देशों में इसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, पर शक्तियों के विभाजन का आधार मुख्यतः दो ही होते हैं। जैसे क्षेत्र यानी टेरिटरी, जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र होगा। दूसरा यह कि वे कौन से विषय होंगे जो संसद के अधिकार क्षेत्र में आएंगे और वे कौन से विषय होंगे जो राज्य विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 246(4) के अनुसार देश की संसद को संपूर्ण भारत क्षेत्र या भारत के क्षेत्र विशेष या केंद्र शासित प्रदेशों या अन्य कोई क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा हो, इन सभी पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल 245(2) के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून सिर्फ देश के अंदर मौजूद व्यक्तियों और संपत्तियों पर ही लागू नहीं होंगे, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे भारतीय नागरिकों और उनके संपत्तियों पर भी लागू होंगे। ये शक्तियां राज्य विधायिकाओं को उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जहां तक राज्य विधायिकाओं की बात है तो उनका अधिकार क्षेत्र वहीं तक सीमित है जहां तक उस राज्य का विशेष सीमा क्षेत्र है, राज्य की सीमा है, यानी उस राज्य की सीमाओं के अंदर ही राज्य विधायिका द्वारा पारित कानून लागू होगा। आर्टिकल 245(1) के अनुसार कोई भी राज्य विधायिका पूरे राज्य या इसके विशेष हिस्से के लिए कानून बना सकती है। किसी भी स्थिति में कोई भी राज्य अपनी सीमा क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकता। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। दोस्तों, एक बात यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि देश के कुछ विशेष हिस्सों के पिछड़ेपन को देखते हुए यदि वहां सामान्य कानून सामान्य तरीकों से लागू किए जाएंगे तो वे आम जनता के लिए समस्याओं के कारण बन सकते हैं। इस बिंदु को ध्यान में रखकर संसद के अधिकार क्षेत्र को संसद के विशेष प्रावधानों के अधीन रखा गया है। आर्टिकल 242 के अनुसार 242(2) कुछ केंद्र शासित प्रदेशों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के लिए राष्ट्रपति विशेष नियम बना सकते हैं, जिसे संसद द्वारा बनाए गए कानून की शक्तियां प्राप्त होंगी और वह नियम संसद द्वारा पारित किसी भी वर्तमान कानून में संशोधन कर सकता है या उसे पूरी तरह से निष्प्रभावी कर सकता है। राज्यपाल की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू केंद्रीय कानून पर रोक लगाया जा सकता है या उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के 6ठी अनुसूची के पैरा 12(1) और (b) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि असम के राज्यपाल एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से निर्देश दे सकते हैं कि किसी विशेष ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन पर या इसके किसी विशेष हिस्से पर केंद्रीय कानून लागू नहीं होगा या हो भी सकता है। मतलब दोनों का फैसला वो ले सकते हैं। इसमें कोई अपवाद या बदलाव राज्यपाल स्वयं कर सकते हैं। संविधान के 6ठे अनुसूची के पैरा 12(a), 12(a) और 12(b) के अंतर्गत मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्वायत्त जिलों या स्वायत्त क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रपति को वही अधिकार प्राप्त हैं जो अधिकार असम के राज्यपाल को प्राप्त हैं। संविधान में ऐसे प्रावधानों को इसलिए जोड़ा गया है ताकि सामान्य कानूनों के सामान्य तौर पर लागू करने से देश के पिछड़े इलाकों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, अब आते हैं विधायी शक्तियों की विभाजन पर, यानी डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 हिस्सों में किया गया था: संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची, यानी फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। भारत के संविधान निर्माताओं ने इसी 3-fold डिवीजन को अपनाते हुए 3 विधायी सूचियों को संविधान की
7वीं अनुसूची में रखा। दोस्तों, संघीय सूची यानी यूनियन लिस्ट में 100 विषय रखे गए हैं, 100, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेशी मामले, केंद्रीय टैक्स, बैंक, बीमा, करेंसी और सिक्के इत्यादि इसमें शामिल है। दूसरी सूची में राज्यों की सूची है यानी स्टेट लिस्ट, जिसमें कुल 61 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, विषय रखे गए हैं, जैसे पुलिस और सामान्य प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, स्वच्छता, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मछली पालन, स्टेट लेवल टैक्सेस इत्यादि। सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अलावा तीसरी सूची भी है, जिसे समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं। इस सूची में कुल 52 विषयों को रखा गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है। कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर संसद और राज्य विधायिका दोनों को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है, जैसे सिविल और क्रिमिनल लॉ, मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, ट्रस्ट, वेलफेयर ऑफ लेबर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इत्यादि इत्यादि, और इसमें है छोटे छोटे। समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर यदि केंद्रीय कानून और राज्य कानून में कोई विरोधाभास होता है या टकराव होता है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, यानी सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। ये इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि राज्यपाल ने किसी कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी कंसिडरेशन के लिए भेजा था और उस कानून को राष्ट्रपति की सहमति, कंसेंट मिल चुकी है, तो इस अवस्था में राज्य कानून प्रभावी होगा। आर्टिकल 245(2) के अंतर्गत संसद चाहे तो वह कानून बनाकर राज्य कानून को निरस्त कर सकती है। यदि तीनों सूचियों के किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में ओवरलैपिंग होती है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी माना जाएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे रेसिड्यूरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियों की। विषयों की विस्तृत सूची बनाने के बावजूद कुछ ऐसे विषय कभी संज्ञान में आ सकते हैं जो तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है। इसी को रेसिड्यूरी कहते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रेसिड्यूरी पावर्स प्रांतीय विधायिका को उपलब्ध हैं, जबकि कनाडा के संविधान में रेसिड्यूरी पावर्स केंद्रीय सरकार के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेसिड्यूरी पावर्स गवर्नर जनरल को उपलब्ध थे, पर संविधान लागू होने के बाद अब ये भारत के केंद्रीय सरकार के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कोई विषय अवशिष्ट विषय की श्रेणी में आता है कि नहीं है, इसका फैसला सिर्फ कोर्ट कर सकती है। देखा जाए तो तीनों सूचियां इतनी विस्तृत हैं कि रेसिड्यूरी के लिए किसी विषय के बच जाने की संभावना बहुत ही कम है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन असाधारण परिस्थितियों की जब केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार हो जाता है और वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संविधान के आर्टिकल 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रहित में संसद राज्य सूची के किसी विशेष विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा उस विशेष विषय पर 1 साल में एक बार ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकती है, पर जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार यह प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, साल दर साल। प्रस्ताव की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद 6 महीनों तक यह कानून प्रभावी रहेगा। दोस्तों, अब जब देश में राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी घोषित हो, तब संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। यह कानून इमरजेंसी समाप्त होने के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आर्टिकल 252 के अंतर्गत यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो देश की संसद सक्षम होगी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए। बाद में यदि कोई राज्य इस कानून को अपनाना चाहता है, तो वह राज्य विधायिका में प्रस्ताव पारित करके इस कानून को अडॉप्ट कर सकता है, अपना सकता है। संसद ने कुछ राज्यों के प्रस्ताव पर आर्टिकल 252 के अंतर्गत एस्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 पारित किया था, हालांकि अब यह रद्द कर दिया गया है। प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955, अर्बन सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974
और हाल में जीएसटी एक्ट 2015 इसके कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, आर्टिकल 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए भारत की संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वाह में शक्तियों का सामान्य विभाजन संसद की राह में रुकावट रोड़ा नहीं बन सकता। ऐसे मामले पर संसद उस विषय पर भी कानून बना सकती है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उदाहरण के लिए जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947 इत्यादि। दोस्तों, यदि किसी राज्य में आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, प्रभावी है, तो 356(1)(b) के अंतर्गत राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि संबंधित राज्य विधायिका की सारी शक्तियां अब संसद में निहित होंगी, यानी राज्य विधायिका का सारा कार्य अब संसद करेगी। दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के करीब 200 विषयों की व्याख्या देश के हायर जुडिशरी के लिए आसान रास्ता नहीं है। न्यायालयों को तमाम न्यायिक सिद्धांतों का समायोजन करना पड़ता है। सूचियों में प्रयोग किए गए शब्दों के व्यापक अर्थों को संज्ञान में लिया जाता है। कौन सा कानून किस सूची में आएगा, इसके लिए शाब्दिक अर्थों पर न जाकर उस एक्ट की मूल भावना यानी पिथ एंड सब्सटेंस को महत्व दिया जाता है। कलरेबल लेजिस्लेशन की आड़ में किसी भी राज्य को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कानून बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई कानून संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर है कि नहीं है, इसके लिए विधायिका के इरादों का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।